आइए अति महत्वपूर्ण समाचारों की सुर्खियां आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बड़ा विचित्र और शानदार भी लग रहा है। आइए अब यहाँ पर किस प्रकार के नाटकबाजी हो रही है हम उसका एक खुलासा करें। अभी अभी जैसा समाचार आया कि मुस्लिम समाज की वक्त की संपत्तियों के साथ खेला करने का एक नाटक चल रहा है। एक पोर्टल था, सरकारी पोर्टल उम्मीद है, वो विगत 6 दिनों से बंद है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 5 दिसंबर उसकी आखिरी तारीख थी पंजीयन कराने की। जब 6 दिन से उम्मीद पोर्टल ही बंद है तो पंजीयन कैसे होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है ना, मुस्लिम समाज को भी देखना है और वक्त संपत्ति वालों को भी देखना है। तो इसके लिए अब उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा या ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि 5 दिसंबर तक ही हम कर सके, तारीख नहीं बढ़ाएंगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी सामाजिक न्याय है तो तारीख बढ़ाना पड़ेगी। मामला बड़ा विचित्र है। अब दूसरा समाचार है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किंतु वो सारी बातें झूठ थी। वो तो एक है ना जुमला था। मामला अरुणाचल का आया, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने करोड़ों के ठेके अपने परिवारजनों के नाम ही कर दिए। यह कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, जरा देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए वहाँ के सीएम खांडू जी ने क्या क्या नाटक किए। अब मामला बड़ा वैसा जो हमारे यहाँ के चुनाव आयोग में है ना, अभी यादवी संघर्ष चल रहा। ज्ञानेश कुमार की हठधर्मी और उनके कुकृत्य सारे उजागर होते जा रहे हैं। अब तो खुद चुनाव आयुक्त है ना, जो ज्ञानेश कुमार के सहयोगी हैं, वे ही सारे राज खोल रहे हैं। मामला तो अब बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में निकाय के चुनाव संपन्न होगा, स्थानीय निकायों के। वो मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा से रोक दिया और कहा कि नहीं, मतदाता सूची में जो 11 लाख फर्जी मतदाता है ना, पहले उनका सत्यापन कीजिए, उसके बाद में फिर मतगणना और चुनाव प्रचार का कीजिए। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर बिहार चुनाव में जो भी नाटक हुए ना, वो किसी से छिपे नहीं है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, कहा कि घुसपैठी आ गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप हमें वो बताइए कि आपको बिहार में कितने घुसपैठिए मिले और उनका क्या कारण था, उनका सारा विवरण दीजिए। चुनाव आयोग हड़बड़ाहट में हो गया, कह रहे भाई कहाँ से दे, हमारी सूचना के अनुसार 214 घुसपैठियों की सूची आई थी, बात आई थी, उसमें भी 114 लोग ही मिले, उसमें भी आधे मृत मिले और आधे मिले। तो चुनाव आयोग यहाँ पर बड़ा गड़बड़ा गया। अब ज्ञानेश कुमार की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई। यदि छछूंदर को खा जाए तो मर जाते हैं और यदि छोड़ दे तो अंधे हो जाते हैं। यदि अब ज्ञान कुमार सुप्रीम कोर्ट में यह कहेंगे कि नहीं इतने ही मिले, 214 या कुछ भी जितने घुसपैठिए मिले, तो मोदी और अमित शाह फंस जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो घुसपैठियों का कहा था और इतने घुसपैठिए और ये तो इतना हुआ, तो ये सारा फर्जीपन हुआ। और यदि ज्ञानेश कुमार सच नहीं बोलते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला सामने आ गया कि संचार साथी के मामले में वह स्पष्ट हो गया कि आज लेटर जारी हो गया कि कोई भी मोबाइल कंपनी संचार साथी ऐप को फीडअप करने के लिए, लोड डाउन करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अब ये संचार साथी ऐप का मामला भी बंद ही हो गया है। अब ये तो क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। अब यहाँ पर आता है ईवीएम का सवाल। तो ईवीएम पर भी बड़ा नाटक हो रहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, मगर जबकि ईवीएम आसानी से हैक हो सकती है। एक छोटी सी चिप ईवीएम को पूरा हैक कर लेती है। अब यहाँ पर सवाल आ गया कि जो बिहार में जितनी भी ईवीएम मशीनों से मतदान हुआ है, क्या उनमें एक छोटी सी चिप लगी हुई है? अब हर ईवीएम मशीन को चेक करना पड़ेगा। अब चेक कौन करेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और सारे के सारे ईवीएम है ना,
सुप्रीम कोर्ट में मंगाई जाएगी, उनके सामने देखा जाएगा। अब यहाँ के भारतीय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो चिप नहीं निकाल सकते, तो विदेशों के इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा कि भैया आप इसमें जो मिनी चिप है और जिसके माध्यम से ईवीएम होती है उसको निकाल दीजिए। एक भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि विधानसभा चुनाव में लड़े, बिहार में अपनी कंपनी छोड़ के आए, उन्होंने कहा कि लाइए मेरे सामने लाइए ईवीएम, मैं वो छोटी जो चिप लगी रहती है उसको निकाल दूंगा, ईवीएम का हैक का सारा मामला उजागर हो जाएगा। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब बिहार में है ना 25 विधानसभा क्षेत्र में मतगणना की बात भी हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब चुनाव आयोग है ना बहुत ही संकट में फंस गया है, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है। अब देखते हैं ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है क्या नहीं करती है, ये भी मामला तो सामने आएगा ही। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के बड़े रोचक कांड हो रहे हैं। अभी यहाँ पर बंगाल में आया, वहाँ के भाजपा नेता दौड़े अमित शाह ने उनके पास में गए कि अरे बंगाल में 2 दिन में 26 और 27 तारीख के बीच में 1,22,00,000 मतदाताओं के नाम जारी हो गए, उनके फॉर्म भरा गए, ये सब हो गया। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अभी जो आज ही समाचार आया है कि उत्तर प्रदेश में फिर 2 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उनकी मौत हो गई। अब इसके साथ ही एक बड़ा चुनाव आयोग के सामने और बड़ा संकट हो गया कि 2 लाख बीएलओ ने चुनाव आयोग के खिलाफ जंग छेड़ दी है, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब और भी मामला उठता गया कि चुनाव आयोग आखिरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस प्रकार की जो नाटकबाजी हो रही है ना, ये अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एसआईआर का जो समय सीमा है ना वो 3-4 महीने कर दे, ये बहुत ज़रूरी और न्याय थे और सामाजिक न्याय की बात भी है। अभी तो और भी नए नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। हुआ ये कि अमेरिका से एक खास जो कोई मेहमान आए, विशेष आए, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अरे आपका ये भारत में है ना जो चुनाव हुआ ये सारे फिक्स है। मज़ेदार बात है भाई। अरे विदेश वाले कह रहे हैं कि विदेशियों को पता है कि ये चुनाव में किस प्रकार के घोटाले हुए। अब देखते क्या होता है। अब यहाँ कल है ना 4 और 5 को पुतिन भारत में आएंगे। वे 2 दिन यहाँ रहेंगे। किस रास्ते से आएंगे अभी खुलासा नहीं, वे गोपनीय रास्ते से आएंगे क्योंकि आईसीसी ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। तो वह ऐसे देश से होते हुए आएंगे कि जहाँ जो आईसीसी के से अनुबंधित न हो। तो खैर आएंगे जो थी, और वो 3 बड़े बॉक्स आ रहे हैं, बॉक्सों में क्या है ये भी सब खुलासा होगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अमेरिका में इतना है ना रोजाना हत्याएं हो रही है, मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे इसके बारे में कहा जाए कि अमेरिका में भी अब आतंकवाद चरम पर होता जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी रोचक समाचार है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत थे, उनका जो गृह स्थल है ना आलोट है, और वहाँ पर आलोट में उनके परिवार में कुछ विवाद हो गया। और वो विवाद इतना बढ़ गया कि अब तो पुलिस थाने में भी हो गई कि कुछ दहेज प्रताड़ना जैसा मामला है। आगे का क्या है क्या नहीं है, हम इसकी भी खोज कर रहे हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्यों उठा और किसने उठाया और ये कैसे उठा। अब और भी अनेक महत्वपूर्ण समाचार हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है इस देश में, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब तो देश की जनता ने ना राष्ट्रपति जी को भी जनादेश दे दिया कि आप सतर्क हो जाइए, देश में आपातकाल लागू कीजिए, इस नाजी सरकार को भंग कीजिए, देश का संचालन सेना के सुपर्द कीजिए, सीडीएस को केयर टेकर पीएम बनाइए। अब मामला बड़ा रोचक है, मगर राष्ट्रपति जी कुछ कर नहीं रही हैं। वे तो धट्टाट बनी हुई है, मूक और बदी बनी हुई है। जनता में उनके खिलाफ जो आक्रोश हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब जो होता है ना
हो रहा है, उसको भी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम आगे और इसके बाद चलते हैं। और देश में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ में आया। जीडीपी के मामले में भी जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है? आप ये जनता को क्यों मूर्ख क्यों मान रहे हैं? और मजेदारी की बात तो है कि मुल्क की मालिक है ना जनता के, और ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य जो जितने भी है ना, ये तो सब यहाँ के नौकर हैं, और नौकर ही मालिकों को धोत दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब चुनाव आयोग बिल्कुल उलझ गया है, और जनता की तो खुली कट मांग है कि अब यदि SIR ने अन्य चुनावी घोटाले के पड़ताल करना ने सच जानना है तो ज्ञानेश कुमार को तत्काल इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में भी 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए। उन्होंने 20-25 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दें, वो सारे के सारे राज उजागर कर देंगे। और यही हाल पूर्व CEO राजीव कुमार के साथ भी होना चाहिए। अब देखते हैं, राष्ट्रपति जी ही कर सकेंगी। राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे सकती हैं, वो न्यायाधिपति हैं। जब वे मृत्युदंड की मांग कर सकती हैं तो देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ, जनता के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ तो आदेश जारी कर ही सकती है, और उनको कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भी बड़ा विचित्र मामला हो गया। ज्ञानेश कुमार की बेटी किस प्रकार के वहाँ पर BLO पर जुर्म कर रही है, भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर होता जा रहा है। अभी आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है? यह नाजी सरकार, जो अहंकारी सरकार, जुमलेबाज सरकार, इवेंटबाज सरकार देश के साथ खुली गद्दारी क्यों कर रही है? जनता के साथ खुली गद्दारी क्यों कर रही है? मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ये संघ के चेहरे से भी अब तो नकाब हटने लगे। संघ है ना, किसी के जन्मदिन की बधाई के नाम पर वहाँ जाकर शाखा लगा, CM हाउस में भी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ भी शाखा लगा रहे। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? और संघ का जो चरित्र है ना, वो सबको पता है। उसको धन से मतलब है, जमीन से मतलब है, और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने से मतलब है। और मोहन भागवत ने तो आत्मसमर्पण कर ही दिया। अब संघ का भी सारा रिमोट है ना इस गुजराती गैंग के हाथ में। उनके जो खास दलाल जो है ना, एक तो अरुण कुमार है, और शायद हजवाले जी भी उसी के साथ है। ये मामला बड़ा रोचक हो रहा है। अब ये यूपी में किस प्रकार से नाटक, राजनीतिक नाटक करना, इसकी भी रूपरेखा बनती जा रही है। हो सकता है कि अब ये केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ मूवमेंट उठे, या आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ नया राजनीतिक खेला होगा। अब ये तो वक्त बताएगा। अभी 2-3 दिन ठहर जाइए, 2-3 दिन बाद हो जाएगा कि यूपी का भाजपा अध्यक्ष कौन बनता। उसके बाद में सारी राजनीति स्पष्ट हो जाएगी। अब क्या कह सकते हैं हम? तो एक बात कह सकते हैं ना कि यहाँ ये देश के साथ खुलेआम गद्दारी हो रही है, और यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, ये सारा हुआ। हमने अभी आपको वक्फ बोर्ड के साथ और मुस्लिमों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना है, जो वक्फ की जमीनें कैसे सरकार हड़पना चाहती है, उसका भी मामला कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान ले लेना चाहिए कि जिस ऐप पर और जिस साइट पर वक्फ की संपत्तियाँ रजिस्टर्ड होना है, उनका सारा विवरण आना है, वो जो साइट 6 दिन से बंद क्यों है? आज 6 दिन में कितने वक्फ की संपत्तियाँ रजिस्टर्ड होती? अब क्या होगा? 5 तारीख आखिरी है, यदि उस दिन भी जो साइट नहीं चली कि सर्वर डाउन है, ये होता है, ये बहाने बना दिए जाएंगे, तो जितने भी वक्फ की संपत्तियाँ वाले हैं ना, उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल में लंबा चौड़ा विवरण होता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो वक्फ संपत्ति का जो उम्मीद है ना, वो जो साइट चल रही है वो 6-7 दिन से बंद क्यों है? और यदि 6-7 दिन से बंद है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने की
अवधि 10 दिन 15 दिन और बढ़ा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 तारीख के बाद उसकी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, किंतु अब तो मजबूरी होगी, बढ़ाना पड़ेगी। क्योंकि ये जो है ना, अब 6-7 दिन से पोर्टल बंद है तो आदमी अपना सारा विवरण डाल ही नहीं सकेगा। तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना कि यदि हम तारीख नहीं बढ़ाते हैं, ये सामाजिक न्याय नहीं होगा। तो इसके लिए जो उम्मीद पोर्टल है ना, उसके समय अवधि 10 या 15 दिन बढ़ाई जाए और उसको कंटिन्यू निरंतर जारी रखा जाए। ये भी आदेश जो सुप्रीम कोर्ट दे दे, मामला बहुत कुछ निपट जाएगा। ये हमने जो आज के कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ना, ये आपको कैसे लगे? ये तो हमने अभी हेडलाइन दी है। यदि हम इनकी व्याख्या करने लगे ना तो एपिसोड 3-4-5 घंटे का हो जाएगा, पर इतना ज़्यादा लॉकडाउन होना भी बहुत कठिन है। वो तो हमने जो ये हेडलाइंस दी है, ये बड़े विचित्र है, अति रोचक है और आंखें खोलने वाली हैं। हमारे देश के साथ गद्दारी हो रही है, जनता के साथ गद्दारी हो रही है, राष्ट्र के साथ गद्दारी हो रही है, संविधान के साथ गद्दारी हो रही है, और सारी की सारी गद्दारी ये नाजी गुजराती गैंग षड्यंत्र पूर्वक कर रही है। अब चुनाव आयोग भी फंस गया है। चुनाव आयोग को भंग करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, और देश में आपातकाल भी लगाना पड़ेगा। ये गुजराती सरकार को जो है ना, गुजराती गैंग की सरकार को इसको भंग करना पड़ेगी और देश का संचालन सेना के सुपुर्द करना पड़ेगा, और देश में राष्ट्रपति शासन अनिवार्य रूप से लगाना होगा। आपातकाल की घोषणा भी करना पड़े तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब ये जनता ने भी उनको जनादेश दे दिया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जी इस जनादेश को कितना मूर्त रूप देती है। आज के जो कड़वे समाचारों को ये एपिसोड हम यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, कितने कितने मामले हैं, क्या क्या करें। आखिरकार देश में तो अराजकता का ही माहौल है, बहुआयामी अराजकता हो रही है। यहाँ पर महंगाई की बात करो तो अपराधी, जनहित की बात करो तो अपराधी, सरकार से आंख मिलाने का प्रश्न करो तो अपराधी, और कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल देंगे, न जाने क्या क्या हो जाएगा। फिर ठीक है, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि जो तानाशाह होता है ना, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है। और हम तो एक बात जानते हैं, बहुत हम सी बात जानते हैं कि हम अब बच के कहाँ जाएं और किधर जाएं और कैसे जाएं। हमारे देश को तो है ना, इन राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने राजनीतिक जंगल बना दिया, राजनीतिक चरागाह बना दिया। और यहाँ पर ये शातिर दरिंदे और शातिर शिकारी है ना, इस देश को तबाह किए जा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। ये जो बात कहना थी हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दी। अब यहाँ पर क्या किया जाए? देश की हमारी 147 करोड़ जनता है। अरे अब तो 92% जनता जन क्रांति करेगी, सड़कों पर उतरेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। संसद से सड़क तक अब महाक्रांति के दर्शन होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। और यहाँ पर कोई भी अपनी जवाबदारी निभाना नहीं चाहता। सरकार संसद के प्रति और संसद जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं निभाना चाहती है। अब ठीक है, अब यहाँ पर SIR पर जो बहस होगी ना, वो 9 दिसंबर को रखिए और 10 घंटे की रखिए, किंतु 10 घंटे में सारे खुलासे होना संभव नहीं है। अतः उसकी तारीख जो 9 के और 10 दोनों दिन और 2 दिन सिर्फ SIR पर ही बहस रखी जाए, वो रखी जाए। ये भी एक जनता की आवाज़ है जो ओम बिरला जी को किसी भी हालत में मानना पड़ेगी, राज्यसभा अध्यक्ष को भी मानना पड़ेगी, और वह खुद ही एक ऐलान कर दें कि SIR पर बहस है ना 2 दिन चलेगी, 10 दिन का समय सीमा खत्म हो जाती है। यह हमने आपके सामने सत्य प्रस्तुत कर दिया है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।